नमस्कार दोस्तों, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक IFRS। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो समझ में आते ही नहीं है उनको। जब उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं समझ आते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का समझ आएंगे। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं समझ आते तो IFRS का खाक समझ आएगा। लेकिन मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपके लिए बनाया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप देख चुके हैं, अब देखते हैं IFRS। ये BCom प्रोग्राम ऑनर्स CS CS CMA सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको बोलते हैं GAAP। ये वो बकेट है, ये वो टोकरी है जिसके अंदर वो सारी टर्म्स आती हैं जिसे आपने आज तक सुना होगा, जैसे AS, इंडेस, IAS, IFRS। तो जो गैप है उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आती है। ये वो बड़ी बड़ी टर्म है, ये ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ये सारी की सारी टर्म्स आती है। अब जो गैप और इन सब के बीच में जो रिलेशन है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बहुत आसान तरीके से। जो गैप होता है वो दो तरह का होता है, नेशनल और इंटरनेशनल। देखिए जो ये है क्या, ये जनरली एक्सेप्टेड है, यानी इसको सब मानते हैं। फिर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ये वो प्रिंसिपल्स है जिनका अकाउंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ये वो सिद्धांत है जिनका अकाउंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये जो सिद्धांत है वो नेशनल भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। मतलब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर हम किसी एक देश के अंदर बनाए तो वो हो जाएगा नेशनल, जो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर देश के लिए एप्लीकेबल होंगे, जैसे इंडिया के। तो जो इंडिया के अंदर जो गैप है वो सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप ग्लोबलाइजेशन के समय में आप सिर्फ अपने घर में तो बिजनेस कर नहीं सकते, आपको इंडिया से बाहर भी जाना पड़ेगा, बाहर वाले भी यहाँ पर आएंगे। तो जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगी, इंटरनेशनल बिजनेस होगा, तब इंटरनेशनल गैप काम आएगा। तब जो अकाउंटिंग होगी वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल सिद्धांतों के आधार पर ही करनी पड़ेगी। यानी जो इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग है, फिर उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो गैप होता है वो आपका दो तरह का होता है, नेशनल और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक के लिए, अपने घर के लिए, आपके लिए नेशनल, अपने देश के प्रिंसिपल्स चलेंगे। और इंटरनेशनल अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इंटरनेशनल अगर आपका बिजनेस है, मार्केट है, तब जो इंटरनेशनल है सभी देशों ने मिलकर बनाए हुए हैं, ज्यादातर देशों ने आपस में मिलकर बनाए हैं, फिर वो प्रिंसिपल्स हमको मानने पड़ेंगे। अब जो अपने देश के अंदर बनाते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर है, हमारे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं। अगेन कोई नई चीज नहीं है, वही है अकाउंट्स किस तरह अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, किस तरह से बनाया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, उनको बनाने के, प्रेजेंट करने के जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, वही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, डिटेल के लिए आप वो देखिए, या इस वीडियो में आज मेरा फोकस रहेगा IFRS पर। तो ये अगर इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया में चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जाते हैं, फिर वहां पर आपको फॉलो करने पड़ेंगे IES, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर जितनी भी टर्म्स लिखी है उन सबकी फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, तो सबकी फुल फॉर्म आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंडिया में चलते हैं, लेकिन जो यूके है और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज है तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अब इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI है, जिसने ASB बनाया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB बनाया था 21 अप्रैल 1977 में। ये जो बोर्ड है ये बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर, और ICAI उसको इश्यू करता है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो प्रोसीजर वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये बनाए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने 1973 में। फिर उसके बाद इसमें चेंजेस आए और ये जो बॉडी थी ये कन्वर्ट हो गई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सन 2001 में। और फिर उसके बाद ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, इसका एक नया रूप आ गया
जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे इसका अपना एक नया रूप आ गया। फिर हमें मिला देखने को एक नया वर्जन, इसका एक नया रूप। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो बन गए इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया का शॉर्ट फॉर्म ले लिया इंड, और ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो आईएएस थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, वो कन्वर्ट हो गए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, आईएफआरएस के अंदर। अब जो ये इंडेक्स है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जो कैसे बनाए गए हैं, इन लाइन विद आईएफआरएस, यानी ये सेम टू सेम आईएफआरएस को देखकर ही बनाए गए हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको कोई एक नया कोई चीज बनानी है तो आप ये देखेंगे कोई पहले से बनी हुई चीज है क्या, कोई नया ऐसे पहले से बने हुए रूल है क्या। तो ऐसे पहले से बने हुए रूल थे ये आईएएस के नाम से और फिर बाद में आईएफआरएस के नाम से, तो इन्हीं को ही कॉपी किया है, इन्हीं को ही आधार मानते हुए आप मान लीजिए कि लगभग 90% सेम टू सेम जो बना दिए, तो वो बन गया इंडेक्स। तो ये है इन लाइन विद आईएफआरएस, इसीलिए लिखा है क्योंकि ये इनके आधार पर ही बनाए हैं। वैसे भी हम इंडियंस कुछ अपनी तरफ से नया इन्वेंशन तो करते नहीं है, हमारा काम क्या है, हम सिर्फ कॉपी करते हैं, चाहे वो कैसा भी सेक्टर हो, हम कॉपी करने में जबरदस्त है। अब मैं यहाँ पर ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अब इंडिया के अंदर क्या चलता है, एएस चलता है या इंडेक्स चलता है। देखिए करंटली दोनों के दोनों अभी इंडिया के अंदर चल रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, ऐसे ही कारण है कि जो आईसीएआई है इसने इंडेक्स अप्लाई किया, आईएफआरएस को देखते हुए इसको कॉपी टाइप करते हुए इंडेक्स बनाया। अब इंडेक्स अभी पूरी तरह से अप्लाई नहीं है, इसका अपने क्राइटेरिया है कि ये किन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा, किन पर नहीं होगा। इसका वो एक अलग टॉपिक बनता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस पर एप्लीकेबल है और किस पर नहीं है। तो अभी उसकी बात नहीं करते, सिंपली आपको बताता हूं कि अभी इंडिया के अंदर सिर्फ जो बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर इंडेक्स अप्लाई किया गया। जब उनके ऊपर एकदम सक्सेसफुली 5-6 साल के लिए एकदम सही सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा और इसके अंदर कोई इस तरह से ड्रॉबैक्स देखने को नहीं मिलेंगे, तब जो छोटी कंपनीज है उनके ऊपर, जिनके ऊपर अभी तक एएस चल रहा है, फिर उनके ऊपर भी इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा। तो अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर 3 कैटेगरीज मोस्टली चल रही है। नंबर 1 जिसके ऊपर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते, मतलब वो बहुत ही छोटी कंपनीज है। और फिर नंबर 2 जो मिडिल लेवल की कंपनीज है उनके ऊपर अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है। और नंबर 3 जो बड़ी कंपनीज है उनके ऊपर इंडेक्स अप्लाई हो रहा है। ऑप्शन रहता है आपके पास, अगर आप छोटी कंपनी होने के बावजूद अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हैं या इंडेक्स फॉलो करना चाहते हैं छोटी कंपनी होने के बावजूद, तो लेकिन अगर एक बार आपने उसे ऑप्ट कर लिया तो ऑप्ट इन करने के बाद ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो छोटी कंपनीज के लिए तो ऑप्शन रहता है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज है जिन पर वो अप्लाई होता है तो उनको तो वो फॉलो करना ही पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने इनकी जो टर्म्स यहाँ यूज हुई है उनकी यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म बता रखी है। आईसीएआई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये वो है इंडिया के अंदर हेड बॉडी है जो आपके सीए से रिलेटेड जितनी भी सीए बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका आईटीओ है दिल्ली के अंदर। और फिर एएसबी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है जैसे मैंने बताया आपको। फिर आईएएससी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो ये थी यूके के अंदर पहले। और फिर आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो ये कन्वर्ट होकर ये बन गया था। अब आइए फिर यहाँ पर मैंने बताया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक इंडेक्स है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर आईएएस है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब आप समझ गए होंगे कि ये आईएफआरएस क्या है। तो सिंपली अगर आपको इंडिया से बाहर जाकर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है तो फिर आपको आईएफआरएस फॉलो करने पड़ते हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग करने के, ये जो प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग करने के तौर तरीके, वो सब आपको मानने पड़ेंगे। अब एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आईएफआरएस की आपको जरूरत क्यों पड़ी। भाई देखो, जब तक आप अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर जब तक आप बिजनेस कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, फिर तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर लो अपनी अकाउंटिंग करते टाइम, इंडेक्स फॉलो कर लो अपनी अकाउंटिंग करते टाइम।
लेकिन जब आपको दूसरे देश के साथ ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा तब उस देश के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे तो वो आपकी अकाउंटिंग को अफेक्ट करेंगे। आप दूसरे देश में जाएंगे तो आपको वहां के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मानने पड़ेंगे, वो हमारे देश में आएंगे तो हमें उनके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मानने पड़ेंगे। लेकिन दोनों कंट्रीज के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दोनों कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यूएशन में बहुत डिफरेंस है। स्टॉक की वैल्यूएशन का यहाँ कुछ और है, वहां कुछ और है। कोई उनको असेट मानते हैं तो हम उनको लायबिलिटी मानते हैं, किसी को हम एक्सपेंडिचर मानते हैं तो किसी को वो इनकम मानते हैं। सो बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों के अकाउंटिंग करने के तरीके में। अब आज का डेट है जो है ग्लोबलाइजेशन का डेट। अब ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर आपको क्या चाहिए कि भाई सभी एक दूसरे से इजीली ट्रांजैक्शन कर पाए। देयर शुड बी ईज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होने चाहिए, जो अकाउंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है वो खत्म होने चाहिए। अब इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि जिन जिन देशों में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे देश एक साथ आए और आपस में मिलकर कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए, प्रिंसिपल्स बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए कि जिनसे ट्रांजैक्शन करते टाइम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग की जा सके और फिर कोई फर्क ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे आप किसी देश के अंदर जाके ट्रांजैक्शन करें या दूसरे देश में जाके आप बिजनेस करें। तो सभी देश किसी एक यूनिफॉर्म पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाए, तो सभी देश जिसको मान ले, जो जो उसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए ये आपके बनाए गए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिनको आप बोलते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इनकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशंस है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये मेन चीज है, डेफिनेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है IFRS कंप्लायंस, कि भाई IFRS को उसको अडॉप्ट करने के, उसको चलाने के, उसको यूज करने के, पाने के तरीके क्या क्या है। ये दो तरीके से कंप्लायंस इसका हो सकता है कि पहला है IFRS अडॉप्ट, या तो आप इसको जितने भी इसके ये स्टैंडर्ड्स हैं IFRS, ये सीधे सीधे आप एज इट इज सेम टू सेम आप कॉपी कर लो कि भाई यूके में जो चलते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जो चलते हैं वो सीधा हमने कॉपी कर लिया, जैसा आपके यहाँ होता है वैसे हमारे यहाँ होगा, सेम टू सेम विदाउट एनी चेंज। तो इस तरह का जो एग्जांपल है वो बनता है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं किया अपनी कंट्री की नीड के अकॉर्डिंग, उसने एज इट इज IFRS को कॉपी किया हुआ है। फिर दूसरा बनता है IFRS कन्वर्ज। IFRS कन्वर्ज का मतलब क्या है, जैसा मैंने यहां भी बताया था कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इन लाइन विद IFRS बनाए गए हैं, मतलब IFRS के राह पे चलते हुए ही उसी के जैसे बनाए हैं, अप्रोक्स 90% तक सेम सेम। तो उसी को बोलते हैं IFRS कन्वर्ज, यानी जब आप सामने वाले को देख के सेम टू सेम वैसा ही 5-10% चेंज करके आप सेम चीज बना देते हैं। तो ऐसा ही हुआ है, सिमिलर बनाया है हमने, और इसका एग्जांपल है इंडिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। आइए दोस्तों आप IFRS की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये कुछ लाइनें मैंने यहाँ पर लिखी हैं जिसके अंदर डेफिनेशन है और एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने एग्जाम में यही लिखनी है। तो IFRS की डेफिनेशन कहती है इट इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं जिसको इशू करता है कौन, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है क्या, हाउ बिजनेस ट्रांजैक्शंस और जो इवेंट्स हैं तो उनको किस प्रकार आप रिपोर्ट करेंगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी बिजनेस इवेंट्स हो रहे हैं, तो उनको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे, उनकी आप रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे, कैसे उनका कहां पर कैसे प्रेजेंटेशन होगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, किस तरह से आप उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। ये सब चीजें बताते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS इन स्टैंडर्ड्स का ही सेट है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट, गाइडलाइंस एंड इंटरप्रिटेशन। अब कई चीजें ऐसी होती है जिसके अंदर कंफ्यूजन होती है, जो CS की बॉडी होती है तो उसके अंदर कई तरह की कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसका क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ता है और उसको समझाने के लिए गाइडलाइंस भी देनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ उसके अंदर गाइडलाइंस भी दी जाती है ताकि उसका जो डाउट है वो और क्लेरिफाई हो सके, और उसका क्या मतलब बनता है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन भी IFRS में दिया जाता है।
अप्रूव्ड बाय IASB। फिर दीज आर मेड, ये क्यों बनाए जाते हैं भाई, जरूरत क्या है, दीज आर मेड सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या हो सके, वुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एक बार जो पॉलिसी अडॉप्ट ली फिर उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते रहे, मतलब बार बार चेंज ना करें, जो टेक्निक टूल्स टेक्निक मेथड अप्लाई किया है, जो पॉलिसी अडॉप्ट की है फिर उसी पर ही बने रहे, और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कुछ छुपाए ना, और कंपैरेबिलिटी बनी रहे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर सबके अकाउंट्स की ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए, और सब जो अकाउंट्स है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि कोई किसी तरह की छुपाए ना, कोई गड़बड़ ना करे किसी भी तरह की। तो दोस्तों मैंने आपको इसका डेफिनेशन भी दे दिया, दिस इज होल कॉन्सेप्ट अबाउट IFRS। अब आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और इससे आगे की वीडियोस में अब हम IFRS के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, और उसके अंदर हम इंड एस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही अच्छा ब्रीफ के अंदर कॉन्सेप्ट, आप उसको IFRS बोलिए, IAS बोलिए, इंड एस, IAS, गैप, आप मैंने पूरी की पूरी पिक्चर इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दी है कि ये चीजें क्या होती है, हाउ दीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट्स इन चीजों को लेकर तो एटलीस्ट आपको नहीं होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब फटाफट इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे इसके अगली वीडियो में, धन्यवाद।